हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हम हमारा जो ये कंटिन्यूएशन जो है वो करने वाले हैं हमारे पिछले सेशन का। तो अभी हम देख रहे हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें हम अभी सेकंड पार्ट अभी ये हम बना रहे। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। इससे हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिलेगी और ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहे, इसलिए ये हमारे लिए मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। तो लेट्स स्टार्ट। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये अब आज हम फीचर देखेंगे। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोज द ब्रिटिश स्टाइल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम rather than द अमेरिकन स्टाइल ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह काम करता है, ये यहाँ पे बताया गया है। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह कैसे काम करता है, तो हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो एज एन एक्टिंग ये होता है, उसके पास बहुत सारी पावर्स रहती है। और यूएस में हम देखते हैं जैसे कि प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर रहती है, ठीक है। तो देश पूरा यूएस के प्रेसिडेंट चलाते हैं, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली एक्टिंग एग्जीक्यूटिव की तरह काम करते हैं, ठीक है। द पार्लियामेंट सिस्टम वर्क्स ऑन कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ओके, ये एक डिफरेंस है पार्लियामेंट्री इसमें सिस्टम में। तो ये कैसा है हम देखेंगे। लेजिस्लेचर मतलब क्या, तो लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकर्स, मतलब जो पार्लियामेंट है हमारी वो एज अ लॉ मेकिंग जो है सिस्टम है। अब पार्लियामेंट में क्या क्या आता है, लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है। हमारे अगर स्टेट लेवल पे देखा तो विधान सभा होती है, और कई कई राज्यों में विधान परिषद भी होता है। तो ये जो सिस्टम्स है इसको लेजिस्लेचर्स हम बोलते हैं, क्योंकि ये लॉ पास करते हैं। हम देखते हैं ना कि 370 हटा दिया फॉर एग्जाम्पल, या फिर वुमेन्स राइट के लिए कुछ लॉज बनाए, या फिर कोई ब्रिटिश कालीन कोई लॉ था उसको हमने खारिज करके नया कुछ लॉ बना दिया, नया पीनल कोड बना दिया, या फिर कुछ ऐसे। तो ये जो है ये काम होता है हमारे पार्लियामेंट का, राइट। एग्जीक्यूटिव्स, अब देखो एग्जीक्यूटिव हम वैसे अगर देखा जाए तो जो भी मेजॉरिटी से चुनी गई सरकार है उसके ही मेंबर्स यहाँ पे एज ए एग्जीक्यूटिव काम करते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे मिनिस्टर्स की बॉडी तक, ठीक है, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स आ गए, बाकी के मिनिस्टर्स भी आ गए इसमें, स्टेट मिनिस्टर्स हम जो बोलते हैं वो भी आते हैं इसमें। तो डेप्यूटी मिनिस्टर्स जो होते हैं वो भी आते हैं, और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट भी एक एग्जीक्यूटिव ही होते हैं। तो ये याद रखिए, प्रेसिडेंट भी एक एग्जीक्यूटिव ही होते हैं, वो हेड ऑफ ऑल द एग्जीक्यूटिव होते हैं, राइट। तो ये है एग्जीक्यूटिव्स जो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। तो ये ऐसा कोऑपरेशन भी, इन दोनों के बीच का कोऑपरेशन की तरह ये काम करते हैं। लॉ जो लेजिस्लेचर ने बनाया है वो फॉलो करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एग्जीक्यूटिव के पास होती है, ठीक है। और ये जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट को, ठीक है। पार्लियामेंट के को ये पूरी की पूरी जो बॉडी होती है वो मेंबर मिनिस्टर्स की जो बॉडी रहती है वो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो द प्रेसिडेंशियल सिस्टम like in the USA works on strict separation of powers between these two. The parliament system is also known as वेस्टमिनिस्टर मॉडल, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और कैबिनेट गवर्नमेंट। अब देखो ये जो पार्लियामेंट प्रेसिडेंशियल सिस्टम होती है इन यूएसए वर्क्स ऑन स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो इसमें कैसा है कि जो लॉ मेकिंग है उनमें और एग्जीक्यूटिव में कोई या क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन नहीं होता, मतलब वो एक दूसरे के बीच में नहीं आते, ठीक है। प्रेसिडेंट का जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसमें दोनों के जो पार्ट्स होते हैं वो सेपरेट सेपरेट होते हैं पूरी तरह से। यहाँ पे कैसे कि कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन से एक साथ मिल के ये काम करते हैं दोनों, मतलब लेजिस्लेचर भी एग्जीक्यूटिव भी। वहां पे ऐसा नहीं होता, दोनों भी सेपरेट काम करते हैं, ठीक है। दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम इज आल्सो नोन एज वेस्टमिनिस्टर मॉडल। वेस्टमिनिस्टर मतलब एक एरिया है यूएस सॉरी लंदन में, इंग्लैंड में। तो वो वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहते हैं, क्योंकि वेस्टमिनिस्टर मतलब यहाँ पे ज्यादा करके तो वो मिनिस्टर लोग बैठते हैं वहां पे यूके में, ठीक है। तो वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है
रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोला जाता है। अब इस पे बहुत सारी बार जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं उसमें भी और यूपीएससी में भी इस पे कुछ प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पड़े हैं, तो एमसीक्यूज में ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये आ सकता है, तो ये करके जाना। इंडिया has this system both at the central level एंड इन द स्टेट्स। अब देखो हमारे यहाँ पे जो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ब्रिटिश स्टाइल पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये हमारी हम सेंट्रल में भी यूज करते हैं, और वैसे ही हमारी दूसरी बॉडी रहती है स्टेट चलाने के लिए, तो वैसे ही एक बॉडी रहती है नीचे स्टेट में, तो सिमिलर फॉर्मेट में रहता है, बस कुछ पार्ट्स के डिफरेंसेस होते हैं, छोटा मोटा इधर उधर, और लिस्ट्स जो है उसमें चेंजेस होते हैं पार्स के रिलेटेड। बाकी तो सारी चीजें ऑलमोस्ट सभी के सभी सेम रहती है, ऑलमोस्ट, ठीक है। इंडिया हैज बोथ, ओके। तो की फीचर्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, नॉमिनल हेड और रियल हेड, ओके। अभी मैंने बताया कि प्रेसिडेंट जो हमारे यहाँ पे होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं, उनका जो है वो नाम के लिए बोलते हैं ना कि ऐसे नाम के लिए जो रहते हैं वैसे वो प्रेसिडेंट है, उनका कुछ ऐसा मेजर रोल नहीं है गवर्नमेंट चलाने के लिए, या फिर जो देश है वो चलाने के लिए उनका कुछ ऐसा मेजर रोल नहीं है। सबसे ज्यादा काम किसको होता है, तो प्राइम मिनिस्टर को होता है और चीफ मिनिस्टर को होता है, और हमारे यहाँ पे गवर्नर और जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ एज अ नॉमिनल हेड की तरह काम करते हैं, ठीक है। उनका सिर्फ यही काम होता है स्टैंप लगाने का, राइट। प्रेसिडेंट, बहुत सारे बार ऐसा भी कहा जाता है मजाक मजाक में कि कुछ ना करने के लिए प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नर को तनख्वाह मिलती है, ऐसे बोला जाता है। तो ये है कि नॉमिनल हेड की तरह उनको देखा जाता है, ठीक है। उनके पास ऐसा कुछ रियल पावर नहीं रहती। द मेजॉरिटी पावर इन द लेजिस्लेचर फॉर्म्स द गवर्नमेंट, तो सॉरी, द मेजॉरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेचर फॉर्म्स द गवर्नमेंट। अब ये तो सही बात है, हम तो देखते हैं जिसकी पार्टी जीतेगी उसकी सरकार होगी, तो ये है। पर ये मैं एक फैक्ट बताता हूँ आपको, ये कहीं पे लिखा नहीं है ऐसा, ठीक है, कि प्रेसिडेंट किस तरह से किसको सरकार बनाने का चांस देंगे, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। ये हम आगे जाके देखेंगे इसको कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, ठीक है। द एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। मैंने अभी आपको बताया कि ये एग्जीक्यूटिव्स जो रहते हैं, मिनिस्टर्स जो होते हैं, ये कलेक्टिवली, मतलब अगर मान लो एक उसमें से मिनिस्टर ने भी कुछ गड़बड़ कर दी या फिर कुछ ऐसा है कि उन्होंने कुछ तो कर दिया, तो उसकी भी जिम्मेदारी वैसे देखा जाए तो पूरी की पूरी जो मिनिस्ट्री है वो लेता है, ठीक है। वो सारे के सारे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। द मिनिस्टर्स आर आल्सो मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। ये तो हमें पता है कि जो भी चुन के जाते हैं वही मिनिस्टर्स बनते हैं, और वो भी एक पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर लीड्स द गवर्नमेंट, ये हमें भी पता है। द लोअर हाउस, लोकसभा और स्टेट असेंबली कैन बी डिसॉल्व बिफोर इट्स टर्म एंड्स। तो हमारे यहाँ पे जो विधानसभा होती है और लोकसभा होती है, इसका टर्म 5 साल का होता है, राइट। तो उससे पहले भी वो डिसॉल्व हो सकती है। तो ऐसा है कि मान लो कि प्रेसिडेंट ने ही अपना ये दिया, रेजिग्नेशन दे दिया, तो ऑटोमेटिकली वो जो बॉडी है, मतलब कौन सी मिनिस्टर्स की बॉडी, वो डिसॉल्व होगी, ना कि लोकसभा, सॉरी। पर ये एग्जांपल ये था, मान लो कि प्रेसिडेंट ने ही ये सोचा कि ये जो अभी की जो लोकसभा है इसको हमें डिसॉल्व करना है, फॉर एग्जाम्पल, तो वो डिसॉल्व हो सकती है, ठीक है, मतलब ऐसा हुआ तो। या फिर कुछ कारण अगर सरकार गिर गई, ठीक है, तो उस कारण भी ये डिसॉल्व हो सकती है, ठीक है। और यही बात होती है स्टेट स्टेट में भी, अगर सरकार नहीं बन पाई या फिर सरकार गिर गई तो फिर उसको डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है, और नया इलेक्शन किया जाता है। अब देखो अगला हम देखेंगे, इवन दो इंडिया सिस्टम इज लाइक ब्रिटेन्स, देयर आर सम मेजर डिफरेंसेस। अब देखो ब्रिटेन में और हमारे इसमें, हाँ ठीक है, हमने उनकी सिस्टम तो ली, पर हमने जैसे बात की थी कि जो जिसका भी जो अच्छा है वो हमने पिक किया और उसमें हमने चेंजेस किए, मॉडिफिकेशंस किए
हमारे गवर्नमेंट के लिए, हमारे रूलिंग के लिए और हमारे लोगों के लिए जो भी बेस्ट था वो हमने उसको अपनाया, ठीक है, और उसमें मॉडिफिकेशंस करके उसको ठीक करके हमने उसको अपनाया, ठीक है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सॉवरन विच मीन्स नो वन कैन चेंज इट्स लॉ, ठीक है। बट इन इंडिया पार्लियामेंट इज नॉट फुल्ली सॉवरन, इट्स लॉ कैन बी स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट्स। अब देखो हमारे यहाँ का और ब्रिटिश का अगर देखा जाए तो ब्रिटिश में बहुत सारे पहले से ही एजुकेटेड पीपल थे, लोग थे। ये एक पर्सपेक्टिव हुआ कि सारी चीजें ऐसे नहीं हम देख सकते, मतलब और भी कुछ उसके उसको पर्सपेक्टिव होंगे, वो आप सोच लो। अगर कुछ अगर और भी अगर पर्सपेक्टिव है तो अच्छा है। पर देखो वहाँ पे लोग एजुकेटेड है, उनके यहाँ के लोगों को पता है अगर हमने ठीक से अगर यहाँ पे लॉज नहीं बनाए या फिर ठीक से अगर हमने काम नहीं किया तो अगली साल हम कितना भी इनके पीछे लगे हमें वोट नहीं मिलेंगे। तो वहाँ के लोग होशियार है कि वो ठीक से लॉज वगैरह जो बनाते हैं वो ठीक से ही बनाते हैं, ठीक है। इसलिए वहां पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, उनके जो लॉज है उनको क्वेश्चन नहीं कर सकता। पर यहाँ पे हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसी थी तब कि यहाँ पे लोग एजुकेटेड नहीं थे, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे काम करता है, ऐसे। तो देखो अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि सरकार के दिमाग में कुछ तो आ गया और उन्होंने अगर उसका मिसयूज करना चालू किया, ऐसा ना हो इसलिए हमारे यहाँ पे कोर्ट्स जो है उनको बहुत पावरफुल रखा। अब देखो बहुत पावरफुल रखा रखा मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्लियामेंट से भी ऊपर गए या फिर ऐसे कुछ नहीं। देखो जहां पे भी जो भी अपने जो भी पावर्स है उसका मिसयूज या फिर उसके आगे जाने की कोशिश करेगा, तब उसको स्ट्रक डाउन करने की जो पावर है वो दूसरे को दी गई है हमारे यहाँ। अगर मान लो पार्लियामेंट अपने जो फॉर एग्जांपल बेसिक स्ट्रक्चर हमने बात की उसको ही चेंज करने की कोशिश करने लगा, तो उसको कौन तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए कि उसको बताए कि भाई आप ये नहीं कर सकते, ये राइट्स है हमारे लोगों के, सिटीजन्स के ये राइट्स है और आप ये नहीं कर सकते। वो कौन करेगा? कोर्ट करेगी। और इसलिए हम कहते हैं ना कि अगर कोई झगड़ा हो जाए या फिर कुछ हो जाए तो हम कहते हैं तुझे तो मैं कोर्ट में देखूंगा। क्यों? क्योंकि हमें हमारे कोर्ट पे भरोसा है कि कोई भी अगर कोई पॉलिटिशियन काम नहीं करेगा, कोई एग्जीक्यूटिव काम नहीं करेगा, कोई अगर काम नहीं करेगा तो आपका कोई अगर सुनता नहीं है तो कोर्ट सुनेगा हमारा। इसलिए हम कहते हैं कोर्ट पे हमारा बहुत भरोसा है, इसीलिए क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, उस पे किसी का दबाव नहीं है, ठीक है। इसलिए इंडिया हैज एन इलेक्टेड president as the head of the country, a republic, but the UK has a higher हेरिडिटरी मोनार्क, मतलब किंग और क्वीन रहता है वहां पे, ठीक है। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे ये चेंज है कि हमारे यहाँ पे उनके यहाँ पे जो किंग क्वीन है वहाँ हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति होते हैं और वो भी चुन के आते हैं, इलेक्टेड होते हैं, नॉन मतलब डायरेक्टली, नॉन डायरेक्टली तो नहीं होते वो। हमारे जो एमपीज और एमएलएज है वो उनके लिए वोट करते हैं, पर इनडायरेक्टली वो इलेक्शन ही होता है। In both countries, the prime minister has a very powerful role. So, some experts call it a prime ministerial government. अब ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये सही भी है, ठीक है। अब देखो सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। अब देखो ये पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे, इन ब्रिटेन द पार्लियामेंट इज कंप्लीटली सुप्रीम, ठीक है। अब जो पार्लियामेंट बोलेगी वही होगा, उसका ही राज। इन अमेरिका द जुडिशियल सिस्टम हैज फाइनल अथॉरिटी एंड कैन कैंसिल एनी लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट, ओके। तो वहां पे मतलब देखो ब्रिटेन में कैसा है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। अमेरिका में कैसा है, जुडिशियरी कोर्ट जो है वो सुप्रीम है, वो जो बोलेगा लास्ट में वही होगा, ठीक है, ऐसा। पर इन इंडिया, इंडिया में कैसा है, स्टेबिलिटी है। अब देखो हमने इसका भी लिया उसका भी लिया और हमने उसको स्टेबल कर दिया। देखो द सुप्रीम कोर्ट कैन कैंसिल पार्लियामेंट्री लॉज दैट गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। अब देखो आप जब भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड या फिर कुछ कोई लॉ पास किया है और उसके रिलेटेड अगर आपने कुछ कोई कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में वगैरह, तो उसको जुडिशियल रिव्यू किया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि पार्लियामेंट ने कौन से लॉज बनाए, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल को कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं
इससे किसी जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस हो रहा है या नहीं, ये इसमें देखा जाता है। और अगर हाँ, तो उसको स्टक डाउन करने की, उसको पूरी तरह से कैंसिल करने की, उस लॉ को कैंसिल करने की, डिमोलिश करने की, एबॉलिश करने की पूरी ताकत जुडिशियल के पास होती है, कोर्ट के पास होती है। बट द पार्लियामेंट also has power to change, amend most part of the constitution। अब देखो, हाँ, देखो ऐसा नहीं हो सकता कि जो कॉन्स्टिट्यूशन तब का बना था और अभी जो है वो सेम ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें ऐसे जो ऐड होंगी, कुछ चीजें ऐसी हो जो टाइम के साथ बदलनी पड़ेगी। तो हाँ, पार्लियामेंट के पास भी पावर्स है, पर वो वैलिड होना चाहिए। इट शुड बी जस्ट, हम आगे जाके देखेंगे, जस्ट होने चाहिए, हम वो आगे रीड करेंगे। दिस क्रिएट्स अ बैलेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी लाइक ब्रिटेन, जुडिशियल सुप्रीमेसी लाइक द यूएसए। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये हमने बात की। That's one key reason the Indian Supreme Court's power of review is more limited than the American one. The US Constitution uses the term due process of law, which gives judges more power to decide what is fair. The Indian Constitution uses procedure established by law, which is more restrictive. Okay, तो अब देखो यूएस में कैसा होता है कि ड्यू प्रोसेस बाय लॉ, जो लॉ प्रोसेस बनाएगी उसके हिसाब से ही, मतलब जजेस को पावर होता है डिसाइड करने के लिए ये जो लॉ है क्या ये हमारे लोगों के लिए सही है या नहीं है, और उस हिसाब से वो लॉज में चेंजेस कर सकते हैं, मतलब उसको ये कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले से ही क्या है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब लॉ ने पहले से ही प्रोसीजर बना के रखी है और उसको ही फॉलो करना चाहिए, ऐसे बताया गया है। वहां पे ऐसा नहीं है जो भी चेंजेस लगेंगे वैसे वहां पे चेंजेस की जाएंगी। पर हमारे यहाँ पे क्या है, संविधान से काम चलता है, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा देश चलता है। हम कहते हैं ना, देश चलेगा संविधान से चलेगा, तो उसका मतलब क्या है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, जो प्रोसीजर संविधान ने लिख के दी है, जो प्रोसीजर संविधान में लिखा गया है, हाँ आपको अगर चेंज करना है कर सकते हो, पर उसको आपको पार्लियामेंट में लेना पड़ेगा, उस मैटर को आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा और या फिर नया ऐड करना पड़ेगा लॉ, और फिर जाके वो एज अ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ हो जाएगा, और उसके बाद आप ये उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, so the constitution makers of India created a mixed synthesis of both system to maintain balance and harmony। okay, ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे का। सॉरी, ठीक है, ओके। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अभी हमने बात की। द कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेट अप अ जुडिशियल सिस्टम दैट इज बोथ इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट। इंटीग्रेटेड का मतलब है ऑल कोर्ट्स इन द कंट्री आर कनेक्टेड अंडर अ सिंगल सिस्टम। इंटीग्रेटेड है, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, जो हायर कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, वो हायर कोर्ट को जो है वो उसको क्या बोलते हैं, उस पे उसकी नजर होगी। जो हायर कोर्ट है, जो स्टेट का कोर्ट है हाई कोर्ट, वो अपने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उस पे उसकी निगरानी रहेगी, सुपरविजन रहेगा, ऐसे हुए चलता है। ठीक है, तो ये है। और इंडिपेंडेंट है मतलब द कोर्ट कैन वर्क फ्रीली विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब यही तो ताकत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, राइट। अगर ये कोर्ट्स भी अगर गवर्नमेंट के अंडर आ जाते तो सोच लो हमारा देश अभी कैसा होता। जैसे सरकार चाहती वैसा हो जाता, सब कुछ वैसा ही हो जाता। हमारे यहाँ का यही पावर है कि हम कोर्ट में किसी भी चीज को चैलेंज कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीजें हम नहीं कर सकते, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। पर कौन सी चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, डेमोक्रेसी के, वो हम वो चीजें हम कोर्ट में जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, at the top in the is the Supreme Court of India. Below it there are high courts in each state. Under them are district courts and lower courts। ठीक है, ये क्लियर है, इसको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। These courts handle both
central and state laws, which is different from the USA, where federal courts handle federal laws, state courts handle state laws. अब देखो यहाँ पे कैसा है, ये जो दीज कोर्ट्स हैंडल बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज। ओके, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त जो भी सेंट्रल और स्टेट को दोनों को मिला के ये लॉज बनाए, ठीक है। तो ये कोर्ट्स जो है वो दोनों रेफर करते हैं, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों के रिलेटेड जो भी न्याय देने का काम है ये दोनों स्टेट और सेंट्रल दोनों के लिए न्याय देने का काम कोर्ट्स को करना पड़ता है। हमारे यहाँ यूएसए में कैसे है, फेडरल की जो चीजें है वो फेडरल कोर्ट में जाएगी, जो स्टेट की चीजें वो स्टेट में जाएगी, ऐसा है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट प्लेज मेनी रोल्स, इट इज अ फेडरल कोर्ट, हमारे इंडिया का ये फेडरल कोर्ट की तरह काम करता है। इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया, ये भी हमें पता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। ओके ओके, तो इट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल। अब देखो फंडामेंटल राइट्स जो है वो हम आगे जाके देखेंगे, ये बचाने का काम जो है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट का रहता है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि आप फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड जो भी, अगर आप अगर एक आध दूसरे पर्सनल एक आधे लोग एक आधे बंदे को, ठीक है, एक बंदे को अगर फंडामेंटल राइट्स उसके किसी ने छीन ली या फिर उस पर कुछ आंच आ गई उसके फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके इसके लिए अप्लाई कर सकता है कि यार ये मेरे साथ जुल्म हो रहा है, ये मेरा फंडामेंटल राइट्स छीनने की काम हो रही है। तो ये आर्टिकल 32 के अंडर ये बंदा कोई भी इंडिविजुअल भी जाके सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील डाल सकता है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स पे आंच आ रही है, ठीक है। तो ये हाई कोर्ट में भी आप कर सकते हो। तो वो 226 जो है आर्टिकल 226 की उसके अंडर जो हाई कोर्ट है उसमें भी अपील डाली जा सकती है, ठीक है। तो ये दो फंडामेंटल राइट्स के लिए भी प्रोटेक्ट करने का काम सुप्रीम कोर्ट का रहता है। आप दोनों में डाल सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में भी डाल सकते हो और हाई कोर्ट में भी डाल सकते हो। हाँ, अगर आपने डायरेक्टली डाल दिया सुप्रीम कोर्ट में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हाँ वो एक बार पूछ लेते कि आपने इस मैटर को, अगर आपके हाई कोर्ट में भी इसकी ये है प्रोविजन है डालने की, तो आपने हाई कोर्ट में क्यों नहीं डाला, ये पूछ लेते। पर आप वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट में भी डाल सकते हो, ठीक है। इट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियन की तरह कौन काम करता है, तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। टू कीप द जुडिशियली इंडिपेंडेंट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेवरल प्रोटेक्शन। अब देखो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि भाई जो जुडिशियरी है उसको हमने इंडिपेंडेंट रख दिया, उसको पैसा कहाँ से मिलेगा, उसको जो भी उसके जो लोग हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो भी लॉयर्स होंगे, सरकारी लॉयर्स होंगे, वहाँ के जजेस होंगे, वहाँ का जो स्टाफ होगा अलग सा, उनका जो सैलरी है वो कौन देगा, राइट, गवर्नमेंट ही देता है। तो फिर अगर गवर्नमेंट के हाथ में अगर उनकी सैलरी का बात है तो फिर ये काम कैसे करेंगे, राइट। वहां पे तो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, वहां पे वो अपने पार लगा सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम उसको देखेंगे। जजेस हैव सिक्योर जॉब्स, दे कांट बी रिमूव्ड इजीली। अब देखो महाभियोग कहता है या फिर इम्पीचमेंट कहता है, तो ये इम्पीचमेंट क्या होता है, इसके थ्रू अगर किसी जज को निकालना हो तो पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट का ये पास करना पड़ता है, ठीक है, बिल पास करना पड़ता है। तो ये इम्पीचमेंट का जो ये है वो पार्लियामेंट में रखना पड़ता है, फिर जाके उसको वोटिंग होगा और उसको इम्पीचमेंट का काम होगा, फिर आप उस जज को निकाल सकते हो, ठीक है। इतना आसान नहीं है, ठीक है। जजेस हैव फिक्स सैलरीज एंड सर्विस कंडीशंस, ठीक है। अब उनको फिक्स सैलरी और सर्विस कंडीशंस फिक्स्ड रहती है, उसमें चेंज नहीं कर सकते कोई। Their salaries come from the consolidated fund of India, which means the government can't cut them easily. तो ये ऐसा है कि आप तो पैसा दे रहे हो पर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर ऐसा है कि आपको ये देना ही पड़ेगा, आप उसमें नहीं हम इस बार नहीं दे सकते उस बार नहीं दे सकते, ये कुछ भी नहीं चलता वहां पे। आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पहले आग बंद करके इनकी सैलरीज और इनका जो खर्चा है ये पहले निकाल के रखना पड़ता है, फिर आप
चाहे तो इंडिया के लिए बाकी का इंडिया के इम्प्रूवमेंट के लिए आप बाकी के पैसे यूज कर सकते हैं, पर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पहले इनकी सैलरीज निकल जाते हैं। इसके लिए किसी की अप्रूवल या फिर किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। पार्लियामेंट कैनॉट डिस्कस जजेस कंडक्ट, ओके, एक्सपेक्ट एक्सेप्ट इन इम्पीचमेंट। अभी मैंने बताया कि मान लो कोई अगर जज है और वो रंगे हाथ पकड़े गए कुछ काम करते हुए जो कि माल प्रैक्टिसेस है या फिर कुछ ऐसा है कि जो आउट ऑफ लॉ है, ऐसा है कुछ, तो उस केस में सिर्फ जजेस का जो भी कंडक्ट है उसको डिस्कस किया जा सकता है पार्लियामेंट में, क्योंकि इम्पीचमेंट का काम चल रहा है अभी, इम्पीचमेंट का ये डिसीजन होने लगा है, इसलिए पॉइंट रखने के लिए। पर ऑर्डिनरी केसेस में आप पार्लियामेंट में उनका जो कंडक्ट है, वो जो काम करते हैं, वो डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। जजेस कांट वर्क एज लॉयर्स आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद वो लॉयर की तरह काम नहीं कर सकते, इन्फ्लुएंस हो जाएगा, इन्फ्लुएंशियल हो जाएंगे वो बंदे। मतलब अगर कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज है और वो अगर बाद में जाके खड़ा हो गया कि आज से मैं एज अ लॉयर की तरह यहाँ पे खड़ा रहूंगा, तो उनको देख के ही बहुत सारे जज ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, या फिर वो एज अ इन्फ्लुएंशियल पार्ट हो जाएगा, राइट। वो अपना जो ओहदा था उसका मिसयूज भी कर सकते हैं, इसलिए ये पहले से लॉज बनाए गए। The Supreme Court can punish people from contempt of court if someone disrespect the court। ये सही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और होना भी चाहिए, वी आर प्राउड ऑफ आवर जुडिशियल सिस्टम, और अगर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसके अगर रिलेटेड कोई हाँ ठीक है, आप बात कर सकते हो कि आपको क्या ठीक नहीं लगा क्या नहीं, पर उसको एक मर्यादा रहती है, एक उसके लिए हम कहते हैं एक एक लाइन रहती है, उसको पास नहीं होना चाहिए, राइट। तो यही है, द जुडिशियरी इज केप्ट सेपरेट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो ये जो जुडिशियरी है ये एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रखी जाती है, हाँ इंडिपेंडेंट है। और अगर जुडिशियरी अगर एग्जीक्यूटिव के साथ मिल गई तो फिर तो क्या, देश हमारा जो है वो बहुत ही क्रूशियल स्टेज पे आ जाएगा, बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगा उसके लिए, राइट। तो काम करना और जुडिशियली पे उतना फेथ जो है लोगों का नहीं रहेगा, राइट। तो इसलिए उनको सेपरेट रखा जाता है। जस्ट 1 मिनट, ओके। तो अगला है फंडामेंटल राइट्स। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स। तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स 6 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स टू ऑल इंडियन सिटीजन्स। ये क्या क्या है? राइट टू इक्वालिटी, तो आर्टिकल 14 से लेके 18, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, ये हम देखेंगे। ये अभी सिर्फ पढ़ो, ये आप बाद में जाके ये पूरी तरह से आपका बाय हार्ट हो जाएगा। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मूवमेंट, लाइफ एक्सेट्रा, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 24, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर, इसके बारे में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपना रिलीजन जो है उसको बचाने के लिए कह सकते हैं, या फिर उसको फॉलो करने के लिए कह सकते हैं। इसके लिए एवरीवन इज फ्री टू फॉलो एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। Culture and educational rights, minorities can protect their culture and set up their own schools, okay, ये हम देखेंगे। Right to constitutional remedies, आर्टिकल 32, यही हमने बताया कि people can go to the Supreme Court if their rights are violated। ये ऊपर में से कोई भी राइट अगर उनका वायलेट हो रहा है, उनको लगा ऐसे, तो वो 32 के अंडर उसको चैलेंज कर सकते हैं। These rights aim to build a political democracy and protect people from misuse of power by the government। अभी मैंने बताया कि गवर्नमेंट का जो पावर है उसका मिसयूज ना हो एग्जीक्यूटिव की तरफ से, या फिर अनफेयर लॉज बाय द लेजिस्लेचर, कि लेजिस्लेचर कुछ ऐसा लॉ बना दे जो कि लोगों के हित में नहीं है, तो उसको स्टक डाउन करने के लिए ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो सक्षम होते हैं, राइट। ये इसलिए तो ये 32 अंडर आर्टिकल 32 उसको बचाया जाता है, ठीक है। अब देखो, दे आर जुडिशिएबल, जस्टिशिएबल, विच मीन्स इफ
anyone's right are violated, they can go directly to Supreme Court. अभी मैंने बताया, ठीक है। तो the court can issue 5 types of writs: habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari और quo warranto। ओके, तो ये हेबियस कॉर्पस क्या होता है? टू रिलीज अ पर्सन अनलॉफुली डिटेन्ड। तो कोर्ट बोल सकता है भाई इसको हमारे सामने पेश किया जाए, ये बोलते हैं ना, तो ये हेबियस कॉर्पस होता है कि हाँ ये जो है इसको पेश किया जाए या फिर इसको हमारे सामने खड़ा किया जाए या फिर उसको छोड़ दिया जाए, ऐसे, ठीक है। मैंडेमस, टू ऑर्डर अ पब्लिक ऑफिशियल टू डू देयर ड्यूटी। जो पब्लिक ऑफिशियल्स है उसको उनका काम ड्यूटी करने के लिए ऑर्डर करने के लिए रहता है मैंडेबस। तो मान लो आपने किसी ऑफिस के खिलाफ अगर कुछ डाल दिया कि ये ऑफिस जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है और ये हमारा जो कुछ भी हो एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है या फिर हमारे राइट्स के लिए सही नहीं, तो उस केस में ये मैंडेमस यूज किया जाता है। प्रोहिबिशन, टू स्टॉप अ लोअर कोर्ट फ्रॉम डूइंग समथिंग इलीगल। ये एक है जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि ये भाई ये मत करो करके, ठीक है। प्रोहिबिशन, ओके, टू स्टॉप द लोअर कोर्ट फ्रॉम डूइंग समथिंग इलीगल। सर्शियोररी, तो ये क्या होता है? तो जो केस चल रहा है, जो लोअर कोर्ट में केस चल रहा है, उसको हायर कोर्ट अपने यहाँ पे ट्रांसफर करके लेता है, ठीक है। तो ये होता है सर्शियोररी। तो पर ये ध्यान रखना कि वो जो केस चल रहा है उसका ऑर्डर जो लास्ट रिजल्ट है वो लगने से पहले ये सर्शियरारी हम यूज करते हैं, ठीक है। उससे बाद उसके बाद नहीं हो सकता, ठीक है। को वारंटो, ये को वारंटो क्या है? टू क्वेश्चन समवंस राइट टू होल्ड अ पब्लिक ऑफिस। हम मतलब उसके बिहाफ हम ऐसे पूछ सकते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है आपको ये ओहदा किसने दिया या फिर आपको राइट कैसे है इस गवर्नमेंटल पब्लिक ऑफिस में बैठने का, आपको राइट किसने दिया? ये हाँ, ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है। However, these rights are not limited. They can have response reasonable restrictions, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे कि राइट टू स्पीच, ठीक है, हमारा एक राइट है कि हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरी तरह से कुछ तो अलग ही बोल दिए जो कि हमारे संविधान को या फिर ठेस लगाने की तरह या फिर हमारे कंट्री को डिसरिस्पेक्ट लाने की बात हो रही है। तो ऐसा तो हम फ्रीडम ऑफ स्पीच में तो हम नहीं बोल सकते, राइट। तो ऐसा कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है। या फिर कोई ऐसा है कि आपने हमारा जो तिरंगा है उसको डैमेज किया या फिर उसको ठेस लगे, ऐसा कुछ तो कर दिया, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट। वो आप बोलोगे कि मेरा राइट है फंडामेंटल राइट, तो ऐसे आप मिसयूज नहीं कर सकते, ऐसे इसको रिस्ट्रिक्शंस है। दे कैन बी चेंज्ड और रिमूव्ड बाय पार्लियामेंट थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हाँ ये हो सकता है, ठीक है, पर इससे बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ भी है कि जो आर्टिकल 21 है उसको 31 है उसको रिमूव भी किया है, वो हम आगे जाके देखेंगे। ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी मोस्ट राइट्स कैन बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट फॉर आर्टिकल 20 एंड 21। ये हम देखेंगे 20 क्या कहता है, 21 क्या कहता है, ये हम देखेंगे। और ये याद रखना, ये नेशनल इमरजेंसी जब भी लगती है तो सारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो पूरी तरह से स्टॉप हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो होते नहीं है, पर इनएक्टिव हो जाते हैं कि आप उसको जुडिशियली आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो 20 और 20, सिर्फ 20 और 21 के रिलेटेड अगर कोई चीज है तो ही सिर्फ आप उसको चैलेंज कर सकते। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन एंड राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ये जो 21 है वो राइट टू लिबर्टी का है और ये 20 भी है कि किसी को डबल डबल अगर आप क्या बोलते हैं वही पनिशमेंट उसी चीज के लिए आप 2 बार उसको पनिशमेंट दे रहे हो या फिर ऐसा ऐसा बहुत कुछ है उसमें, हम देखेंगे उसको इन डिटेल। तो अभी के लिए याद रखना कि आर्टिकल 20 और 21 जो है वो नेशनल इमरजेंसी में भी एक्टिव रहते हैं, बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स तब के लिए उस टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं डीपीएसपीज। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के लिए एज अ
रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह होता है, ठीक है, कि अगर मतलब गवर्नमेंट ने क्या क्या चीजों पे फोकस करना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीपल, ऑफ द पब्लिक, ऑफ द कंट्री। ओके, तो उसको देखते हैं। सोशल और इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए लोगों के डीपीएसपीज का यूज किया जाता है, और उसमें कौन कौन से डीपीएसपीज के है, डीपीएसपीज है, आर्टिकल्स है, वो भी हम देखेंगे। अभी के लिए हम उसका सिर्फ एक ओवरव्यू लेते हैं कि डीपीएसपीज के बारे में क्या कहा जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉल्ड द डीपीएसपी और नॉवेल फीचर, उन्होंने तो इसको नॉवेल फीचर बताया, न्यू एंड स्पेशल आइडियाज idea of the Indian Constitution. These principles are listed in part 4 of the Constitution. They are divided into three parts: socialistic, related to economic equality and welfare of the people. अब देखो economic equality and welfare of the people में क्या आता है। economic equality मतलब समांतर सभी को एक जैसा जो इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी मिलना चाहिए वो मिले, इसलिए आपको प्रयास करना है, ठीक है, उसके लिए आपको एफर्ट्स लेने हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। बेस्ड ऑन महात्मा गांधीज आइडिया सच एज promoting village panchayats and encouraging कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो कॉटन का जो इंडस्ट्री है वो, और जो विलेज पंचायत है, अभी हम पंचायत जो देखते हैं, तो वो विलेज पंचायत के लिए प्रमोट करने के लिए जो गांधीयन फिलोसॉफी से जो इंस्पायर्ड जो डीपीएसपीज है वो भी हम देखेंगे। लिबरल इंटेलेक्चुअल अबाउट इंडिविजुअल्स राइट, इंटरनेशनल पीस एंड फेयर गवर्नेंस। ओके, तो ये होता है लाइक मॉडर्न टाइप्स के जो भी डीपीएसपीस है उसके बारे में है, ठीक है, ये भी हम देखेंगे। दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एम टू बिल्ड सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब देखो, जब आप फंडामेंटल राइट्स की बात करते हो तो वो होता है पॉलिटिकल, पॉलिटिकल आपको वहां पे सपोर्ट मिलता है, फिर पॉलिटिकली आपके बारे में समझा जाता है आपको, और वो फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल है। पर आपके जो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के जो भी ये डीपीएसपीज है ये जस्टिसेबल नहीं है। इसके रिलेटेड आप किसी कोर्ट में जाके इसको इसको चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। Their goal is to make India a welfare state where the government works for the good of everyone. However, unlike fundamental rights, अब देखो ये यहाँ पे रिपीट हुआ है, they are not enforceable by courts. You can't go to court if they are not followed. They are non-justiciable, meaning they can't be legally enforced. आप लीगली उस पे एनफोर्स नहीं कर सकते, ठीक है, कि गवर्नमेंट को कि आपको ये करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं बोल सकते। हाँ ठीक है, पर ये देखो ये कैसा होता है, ये जनता के जो कटघरे में जब जनता गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा करती है हर 5 साल बाद, तो जनता ही डिसाइड करती है अब मैं मुझे किसको वोट देके चुनना है एज हमारा नई सरकार के लिए, राइट। अगर आपने ठीक से काम किया है, अगर आपने डीपीएसपी पे काम किया है, ये खुद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है कि अगर गवर्नमेंट ने खुद इस पे काम किया होगा, अगर डीपीएसपी पे काम किया होगा, तो ऑटोमेटिकली उसको सरकार बनाने का अगला चांस जनता देगी, नहीं तो उसको गिरा देगी। ये जनता के दरबार में इसको फिर जो जस्टिस है वो मिल जाएगा, ठीक है। स्टिल द कॉन्स्टिट्यूशन सेज these principles are fundamental to the governance of the country and it is the duty of the state to apply them when making laws. तो फिर भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री है, ये जो प्रिंसिपल्स है फंडामेंटल है, ये इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस के लिए, एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट कि वो कुछ लॉ बनाए इसको लेके, और हाँ बनाते भी हैं हम, ठीक है, कि किसी ट्राइबल एरियाज के लिए हमने कुछ अच्छी योजनाएं बनाई, ठीक है, विमेन के लिए कुछ योजनाएं बनाई अच्छी अच्छी, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनके लिए बनाई, जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए कुछ बनाई हमने। तो ऐसे गवर्नमेंट ज़्यादा करके तो इस पे ध्यान देती है, तो यही है, यही डीपीएसपीज है हमारे। सो व्हेन दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग दे कैरी अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट टू फॉलो देम। Their real power comes from the public opinion and political pressure. अब देखो ये कब होगा, ये डीपीएसपीज ठीक तरह से काम कब करेंगे,
ये बताते हैं जो रियल पावर है वो होते पब्लिक ओपिनियन से। हर 5 साल बाद हमारा ओपिनियन क्या है वो इसलिए तो मैटर करता है कि गवर्नमेंट ने हमारे ग्रोथ के लिए क्या काम किया है, वो इससे तो हमें पता चलता है, और फिर हम उस सरकार को वोट करते हैं और उसको जितवा देते हैं, राइट। अब देखो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि जो लोग हैं वो कितने एजुकेटेड है, कि वो दोनों पार्ट्स देख रहे हैं, दोनों तरीके से इसको देख रहे हैं कि इस गवर्नमेंट के अच्छी चीजें क्या है, उस गवर्नमेंट की अच्छी चीजें क्या है, और इसके बेसिस पे इलेक्शंस और जो वोट्स है वो हमने देनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। पर हमारे यहाँ पे बहुत सारा सिर्फ पार्टी के बारे में सोचा जाता है, या फिर किसी एक लीडर के बारे में सोचा जाता है, या फिर एक कम्युनिटी या फिर कास्ट के बारे में सोचा जाता है, और उसकी वजह से फिर ये कास्ट पॉलिटिक्स और ये बाकी के जो चीजें है, डर्टी पॉलिटिक्स वगैरह, ये चालू होता है। तो जितने लोग एजुकेटेड होंगे, जितने लोग अच्छी तरह से एजुकेशन लेके न्यूट्रली सोच विचार करेंगे कि हमारे देश के लिए क्या जरूरी है, वैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। In the Minerva Mills case, the Supreme Court said the Indian Constitution is based on the balance between fundamental rights and directive principles. This means both are important and should work together. ठीक है, ये मिनर्वा मिल्स का जो कोट है वो याद रखना। ये मिनर्वा मिल्स केस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एग्जाम्स के लिए। तो कुछ केसेस है, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, और दो तीन है बाद में देखेंगे। तो ये केसेस जो है ये याद रखना। बेरुबारी केस है, वो हम देखेंगे, ठीक है। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट मेंशन एनी फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर सिटीजन। अब देखो, हम फंडामेंटल ड्यूटीज देख रहे हैं। दीज वेर एडेड लेटर ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड 1975 to 1977 by the 42nd Constitution Amendment Act of 1976। मैंने पिछले भी सेशंस में बताया, अभी भी बोल रहा हूँ, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट हमने देखा था कि ये एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ही देखा जाता है। इसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए, ये आगे जाके हम देखेंगे। एट द एंड ऑफ ऑल द सेशंस हम एक बार बैठ के शांति से सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स देखेंगे, और उसमें क्या क्या चीजें चेंजेस किए थे वो देखेंगे, और फिर उसको देखेंगे। अभी देखो, ये आपको अभी समझ में आया कि इमरजेंसी के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज में के बारे में भी 42nd अमेंडमेंट्स में चेंजेस किए, मतलब ये ऐड किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट। आगे भी ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ऐड की थी, क्योंकि ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही कहा जाता है भाई, इसको बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये एंड में जाके फिर हम पूरी तरह से इसको एक करके हम देखेंगे। अभी के लिए बस सुनो, और अगर जितना याद हो सके उतना देख लो। फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में ऐड किए गए थे, ये पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में एडेड नहीं थे, ठीक है। बेस्ड ऑन द स्वर्ण सिंह कमिटीज रिकमेंडेशन। तो स्वर्ण सिंह कमिटी जो है ये बनाई गई थी तब, और उनके रिकमेंडेशन से जो भी अच्छी चीजें लगी वो हमने इसमें ऐड की। स्वर्ण सिंह कमेटी भी हम आगे जाके देखेंगे, उनकी क्या क्या रिकमेंडेशंस थी वो भी देखेंगे। और ये याद रखना कि ये स्वर्ण सिंह जो कमेटी है उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे 42nd अमेंडमेंट में इमरजेंसी के बाद के फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए गए हैं। नाउ पार्ट 4th A of the Constitution contains only one article, Article 51A, which lists 11 fundamental duties for Indian citizens. Some examples of these duties are: respect the Constitution, national flag, and national anthem; protect the unity and integrity of the country; promote harmony and brotherhood among all citizens; preserve India's rich culture heritage; safeguard public property; develop scientific temper, humanism, and a spirit of reform; provide education to children for parents, guardians. This was added बाय द 86th अमेंडमेंट। ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है इसमें सिर्फ एक ऐड हुआ 86th अमेंडमेंट में, प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन, ये ठीक है। दिस ड्यूटीज रिमाइंड एवरी सिटीजन that while enjoying rights they must also fulfill responsibilities
टुवर्ड्स देयर कंट्री, सोसाइटी एंड फेलो सिटीजन्स। अब देखो ये चीजें कब आएंगी, ये जो लास्ट का प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही यही मेन कारण है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स बनाने का, या हमारे डीपीएसपीस बनाने का, फंडामेंटल ड्यूटीज बनाने का। मान लो अगर हमारे बच्चे, आगे की जो पीढ़ी है ये अगर एजुकेटेड होगी तो उसको फंडामेंटल राइट्स उसके पता होंगे, उसको पता होगा कि मेरे राइट्स कौन से हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं, तो उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। डीपीएसपी से वो समझ में आ जाएगा उसके कि मुझे किसको वोट देना है, या फिर किस सरकार को मुझे सपोर्ट करना है, कौन सी सरकार मेरे और मेरे देश के लिए काम कर रही है, ये उनको समझ में आ जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में उनको समझ में आ जाएगा कि हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया वो कौन सी है। अब देखो हम बाहर देश में जाते हैं, वहां पे अगर हमारे यहाँ पे हम देखो गाड़ी से जाते हैं तो कचरा बाहर फेंक देते हैं या फिर रोड पे थूक देते हैं। तो अगर आप बाहर देश में जाते हो तो आप ये कर पाओगे? नहीं, वहां पे लॉज वैसे, और लॉज से भी बढ़कर अगर आपको किसी ने देख लिया कि आप रोड पे थूक रहे हो या फिर कुछ, वहां के लोग ही आपको वहां पे डांटेंगे, ये क्यों कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो तुम करके। क्यों? क्योंकि उनको फंडामेंटल ड्यूटीज उनको पता है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश के प्रति वो उनको पता है। ये हमारे यहाँ पे एजुकेशन से ही आ सकती है, ठीक है। तो दीज ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसिएबल, दे कैन नॉट बी एनफोर्स बाय कोर्ट। अब देखो ये जो ड्यूटीज है ये भी नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब जैसे डीपीएसपीज है वैसे ये फंडामेंटल ड्यूटीज है जो नॉन जस्टिसिएबल है। अगर कोई अगर इसको फॉलो नहीं कर रहा तो सैडली कहना पड़ रहा है कि ये एनफोर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यही बातें थी आज की। बाकी के जो फीचर्स हैं वो हम अगले सेशन में देखेंगे, थर्ड और लास्ट सेशन होगा हमारा कल का। तो आई होप आप ये इसको एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं लेंदी करता हूँ, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि आप अलग अलग एस्पेक्ट से आप इसको सोच पाए। ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अलग अलग एस्पेक्ट से सोच पाए, ताकि आप जब इसको लिखोगे आपने एग्जाम में तो आप वैसे आप उसको अलग अलग एस्पेक्ट से उसको लिख पाओगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव ए ग्रेट डे अहेड, बाय।